हेलो एवरीवन। सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे हेस लॉ। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर ही आता है, क्लास 11th का पार्ट है। और हेस लॉ ना काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऑब्वियसली तभी मैंने इसको आज उठाया है। और द थिंग इज कि हेस लॉ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि बच्चों को काफ़ी प्रॉब्लम होती है। लाइक समझ आ जाता है हेस लॉ, समझना तो आसान है उसको, बट उसके क्वेश्चन जब न्यूमेरिकल करने की बारी आती है तो बच्चों को पता नहीं चलता इक्वेशंस कैसे बनानी है, क्या 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 करना है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ट्रिक शेयर करूंगी जिससे आपको हेस लॉ के न्यूमेरिकल करने में ना बहुत आसानी हो जाएगी और इसके बाद आपके क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे, कंसीडरिंग कि आप वीडियो अच्छे से देखते हैं और अच्छे से नोट्स भी बनाते हैं हमेशा की तरह, है ना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि हेस लॉ है क्या। जैसे मैंने पहले भी बताया कि समझना मुश्किल नहीं है, आगे का काम मुश्किल है। तो एक बार हेस लॉ समझते हैं, हेस लॉ है क्या। देखिए हेस लॉ कहता है कि भाई ऐसा है कि कोई आप प्रोसेस कर रहे हैं, आप कोई रिएक्शन कर रहे हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप उसको एक स्टेप में कर लें चाहे आप उसको मल्टीपल स्टेप में करें, द ओवरऑल हीट चेंज विल बी सेम, एंथैल्पी चेंज विल बी सेम, है ना। तो इसकी मैं डेफिनेशन नहीं लिखवा रही हूँ, सिर्फ आपको वैसे ही बता देती हूँ कि इन अ प्रोसेस वेदर द रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप और इन अ मल्टीपल स्टेप द ओवरऑल हीट चेंज विल रिमेन सेम। तो आपको आई थिंक बात समझ आ जाएगी, आगे होगी। और इसको समझने के लिए ना आपके पास एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। आप इस बात को ऐसे समझो कि लेट्स सपोज कि मान लीजिए आपने ए से डी बनाना है, ए से डी, तो ये तो वन स्टेप प्रोसेस हो गया ना, ए से डी अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, है ना। लेट्स अज्यूम कि इसके अंदर जो टोटल एंथैल्पी चेंज है वो है 100 जूल का। अच्छा, अब ना हेस कहता है कि भाई इस काम को आप अगर मल्टीपल स्टेप में भी करना चाहो कि ठीक है मुझे ए से डी नहीं बनाना, मैं पहले ए से बी फिर बी से सी और फिर सी से डी, हम लोग ऐसे बनाएंगे। तो अगर आप इसको स्टेप्स में भी ब्रेक डाउन करने हैं, ले सपोज मैंने बोला कि मुझे ये 3 स्टेप में करना है काम, सिंगल स्टेप में नहीं करना है, तो पहले मैंने ए से बी बनाया, फिर मैंने बी को सी में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने सी से डी बना लिया। तो मैंने 3 स्टेप में ही काम किया जो यहाँ पे मैं एक स्टेप पे कर रही थी। और मान के चलते हैं कि यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आया 20 जूल, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आया 30 जूल और यहाँ पे एंथैल्पी चेंज आया 50 जूल, लेट्स अज्यूम। तो ओवरऑल अगर आप ये प्रोसेस देखें तो ए से डी जो टोटल एंथैल्पी चेंज होगा इन तीनों का मिलाकर होगा, यानी कि फर्स्ट एंथैल्पी, सेकेंड और थर्ड, इन तीनों को मिलाकर अब आप खुद देखो 20, 30, 50 यानी कि 100 जूल आया। तो ओवरऑल जो चेंज आया एंथैल्पी का वो सेम है, चाहे आपने उसे 3 स्टेप में किया चाहे आपने उसे सिंगल स्टेप में किया। ऑब्वियसली ये जस्ट मैं एक आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि आपको डेफिनेशन जैसे समझ आ जाए। अच्छा, अब ना ये तो इसकी थोड़ी इंट्रोडक्शन हो गई। अब चलते हैं कि हेस लॉ के क्वेश्चन करने कैसे हैं, जो मेन मुद्दा है आज का। तो उससे पहले ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं, क्योंकि मैंने हमेशा नोटिस किया है कि ना बच्चे जल्दी से जंप कर लेते हैं कि चलो ठीक है न्यूमेरिकल उठाकर करना स्टार्ट कर दिया। भाई ऐसा नहीं होता है, हर टॉपिक की ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, कुछ फंडामेंटल्स होते हैं। जब तक वो क्लियर नहीं है ना, जितना मर्जी मत्था मार लो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट करते हैं। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है हेस लॉ के। पहला पॉइंट नॉट हेस लॉ के एग्जैक्ट मतलब तो थिंक इसके जो आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। देखो आप एक बात समझो कि मान लो मेरे पास कोई रिएक्शन है, ठीक है। अगर मैं उस रिएक्शन में ए से बी है, लेट्स सपोज ए से बी बन रहा है और मान लेते हैं उसमें एंथैल्पी चेंज आ रहा है 500 का, लेट्स अज्यूम, ठीक है। तो अगर मैं उस रिएक्शन को रिवर्स करके लिख दूं, इफ रिएक्शन रिवर्स्ड, अगर मैं इस रिएक्शन को रिवर्स कर दूं, रिवर्स करने का मतलब ये होता है बेटा कि आपने रिएक्टेंट का प्रोडक्ट बना दिया, प्रोडक्ट का रिएक्टेंट बना लिया। तो लेट्स सपोज कि मैं बोलूं कि नहीं मुझे तो ये ऐसे लिखनी है, बी से ए, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में लिख दिया, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में लिख लिया। तो क्या इसकी एंथैल्पी पे कोई फर्क पड़ेगा कि या एंथैल्पी अभी भी 500 ही रहेगी? देखिए अगर आप रिएक्शन रिवर्स कर देते हैं तो एंथैल्पी का साइन चेंज हो जाता है। अभी ये प्लस में है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ कि प्लस 500 जूल है ऑब्वियसली, ठीक है। पर अगर आप इस रिएक्शन को रिवर्स कर दें तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहां से रिजल्ट क्या है? रिजल्ट ये आया कि अगर रिएक्शन रिवर्स हो जाती है, रिएक्शन अगर रिवर्स कर दें, मैं यहीं पे लिख देती हूं, तो साइन ऑफ डेल्टा एच चेंजेस, डेल्टा एच का साइन चेंज हो जाएगा बट वैल्यू चेंज नहीं होगी, अभी भी वैल्यू 500 ही है, बस साइन अपोजिट हो जाएगा। प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया। ये आपको बात समझ आ गई? ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये छोटे छोटे पॉइंट आगे हम न्यूमेरिकल में बहुत अच्छे से यूज करेंगे। चलिए अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये है कि मान लो कि आपके पास कोई इक्वेशन थी,
ठीक है, और आपने उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दे किसी नंबर से तो उसकी एंथैल्पी पे कोई फर्क पड़ता है? लेट्स सी। देखो सीधी सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय, अब मैंने 2 एग्जांपल लिए, जरूरी नहीं कि 2 ही होगा, 2 3 4 5 व्हाटएवर एनी नंबर, रिएक्शन इज मल्टीप्लाइड बाय 2, लेट्स सपोज, देन डेल्टा एच को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, याद रहेगा। जैसे मान लीजिए कि आपने ए से बी लिखा है ना, और इसका एंथैल्पी चेंज था 500, मैं बार बार ना यूनिट नहीं लिख रही, ऑब्वियसली एनर्जी की यूनिट जूल हो सकती है, किलो जूल हो सकती है, तो बार बार मैं लिख नहीं रही हूँ, मैं मान के चल रही हूँ कि आपको पता है एनर्जी एंथैल्पी की यूनिट जूल होती है, ठीक है। तो मान लो ए से बी में डेल्टा एच की वैल्यू आई 500, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, मान लो मैं लिखा 2a gives 2b, तो क्या अभी भी इसकी एंथैल्पी इतनी रहेगी क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट तो सेम है? नहीं, अगर आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 से तो उसकी एंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि जो डेल्टा एच होगा अब वो होगा 2 टाइम्स ऑफ पुराने वाले डेल्टा एच, यानी कि 2 × 500 विच इज बेसिकली जो भी आएगा, है ना। तो द थिंग इज कि अगर आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रिएक्शन को तो आपको उसको एंथैल्पी को भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, अगर डिवाइड करते हैं तो क्या डिवाइड में रूल फॉलो होता है? बिल्कुल फॉलो होता है। कैसे फॉलो होगा? मान लो कि रिएक्शन को डिवाइड कर दिया 2 से या 3 से या किसी भी नंबर से, डिवाइडेड बाय n लिख सकते हो आप, n से डिवाइड कर दिया, इनफैक्ट मैं यहाँ n लिख देती हूँ वरना आपको लगेगा 2 के लिए ये रूल। तो मान लो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया n से, तो एंथैल्पी को भी मुझे n से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने किसी रिएक्शन को डिवाइड कर दिया n से, रिएक्शन इज डिवाइडेड बाय n, तो क्या होगा? तो डेल्टा H को भी n से डिवाइड करना पड़ेगा। भाई सिंपल सी बात है, जो काम आप रिएक्शन के साथ कर रहे हो ना वही काम आपको उसकी एंथैल्पी चेंज के साथ भी करना है, ठीक है। चलो, तो मान लो आपने लिखा a से b और फिर आपको लगा कि यार a/2 और b/2 कर देते हैं, रिएक्शन को डिवाइड कर देते हैं 2 से, तो क्या एंथैल्पी फर्क पड़ेगा? बिल्कुल, जो नई एंथैल्पी होगी वो 500/2 आ जाएगी। मतलब मान लेते हैं कि पहले एंथैल्पी चेंज 500। सब कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं जो भी हमने सीखा है उसके ऊपर। तो ये क्वेश्चन पहले मैं ये वाला क्वेश्चन करा रही हूँ, फिर ये वाला क्वेश्चन कराऊंगी और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, है ना, एकदम से जंप नहीं करेंगे मुश्किल क्वेश्चन की तरफ, पहले इजी क्वेश्चन देखेंगे। तो एक रिएक्शन है, आपको बेसिकली 2 रिएक्शन देखेंगे, एक नहीं, एक है C + O2 गिव CO2 और एक है CO + ½ O2 गिव CO2। दोनों का एंथैल्पी चेंज आपको दे रखा है, इसका एंथैल्पी चेंज है -393, इसका है -283। आपको बताना है कि इस रिएक्शन के लिए C + ½ O2 CO की एंथैल्पी चेंज क्या होगा। देखो हेस लॉ के ना ज्यादातर क्वेश्चन में होता क्या है, आपको डाटा दिया होता है, आपको 2 3 4 5 बहुत सारी रिएक्शंस दी होंगी, है ना, और उनका एंथैल्पी चेंज दिया होगा, और किसी भी ना किसी एक रिएक्शन उठा के दे देंगे और बोलेंगे इसका एंथैल्पी चेंज क्या होगा। मतलब आपको बहुत सारी रिएक्शंस दे रखी हैं ऑलरेडी, है ना, और आपको किसी एक रिएक्शन का मतलब एक रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो ना मैं बहुत इजी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मैंने ऑब्जर्व किया है कि हेस लॉ करते टाइम अगर आपको मिनिमम टाइम लगाना है, मतलब आपको कम से कम टाइम में सही आंसर निकालना है, तो ये ट्रिक मुझे मोस्ट इफेक्टिव लगी। ट्रिक क्या है? देखिए, मैं क्या करती हूँ कि जो मुझे निकालना होता है ना मैं उस पर फोकस करती हूँ। मतलब मुझे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज चाहिए, क्या दे रखा है वो भाड़ में जाए, उसको छोड़ो, आप इस पे फोकस करो कि आपको निकालना क्या है। C + ½ O2 गिव CO, आपको ये कैलकुलेट करना है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है। तो देखो आपको इस रिएक्शन में क्या क्या किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी। जैसे आपको चाहिए कार्बन सॉलिड, तो आप ऑब्जर्व करो कि इन रिएक्शन में मान लेते हैं रिएक्शन 1 है और मान लेते हैं कि ये रिएक्शन 2 है, तो आप ये देखो कि आपको कार्बन सॉलिड कहाँ मिल रहा है। तो कार्बन सॉलिड मुझे इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है। पहली बात ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे कार्बन सॉलिड चाहिए, कार्बन सॉलिड मुझे कहाँ मिल रहा है? इक्वेशन 1 में। अब आपको ये देखना है कि मुझे वो किस साइड चाहिए, रिएक्टेंट साइड की प्रोडक्ट साइड चाहिए। तो कार्बन सॉलिड मुझे रिएक्टेंट साइड चाहिए और मेरी इक्वेशन में कार्बन सॉलिड ऑलरेडी रिएक्टेंट में ही है, तो मुझे इसका साइन चेंज नहीं करना, क्योंकि मुझे कार्बन रिएक्टेंट में चाहिए और मेरा कार्बन ऑलरेडी रिएक्टेंट में है, तो वो ऑलरेडी सही जगह पर है। तो आपको इक्वेशन 1 प्लस करनी है, किसके साथ करनी है चलो बाद में देखेंगे, ठीक है। अब देखो मुझे ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन ना सबसे बाद में देखा करो, ऑक्सीजन ओवरऑल बैलेंस हो जाती है, वो बड़ा कोई चक्कर नहीं होता, तो ऑक्सीजन को मैं बाद में देखती हूँ। फिर मुझे चाहिए CO, CO मुझे कहाँ मिल रहा है रिएक्शंस में? इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है ना। पर एक प्रॉब्लम है, मुझे CO किस साइड चाहिए? प्रोडक्ट में चाहिए।
है ना, मगर मेरा जो CO वो कहाँ बैठा है, मिल तो गया मुझे इक्वेशन 2 में, पर भाई ये तो रिएक्टेंट में बैठा है, तो क्या करें, तो गलत जगह बैठे ना, इसको वहां होना चाहिए। तो अब आपने क्या करना है कि अगर आपके रिएक्शन में जो आपको प्रोडक्ट में चाहिए वो रिएक्टेंट में है, या जो रिएक्टेंट में चाहिए प्रोडक्ट में उल्टी साइड है, तो उस केस में आपको इस इक्वेशन को माइनस करना है। इसीलिए मैंने माइनस ऑफ इक्वेशन 2 करना है। आपको समझ आया मैंने माइनस क्यों किया, क्योंकि मुझे हमारा जो CO है वो प्रोडक्ट साइड चाहिए अकॉर्डिंग टू, ये मेरा एम है, एम यही मेरा लक्ष्य है ना, तो मुझे CO किस चाहिए, प्रोडक्ट साइड, मगर कहाँ बैठे हैं, रिएक्टेंट साइड बैठे हैं, गलत साइड बैठे हैं ना, इसलिए माइनस ऑफ इक्वेशन 2 कर देंगे। तो अब आपको लगेगा यार क्या इससे इक्वेशन बनाने से रिएक्शन ये वाली आ रही है, तो भाई चेक करके देख लेते हैं। देखो इक्वेशन 1 में कौन कौन है, कार्बन है, कार्बन सॉलिड है प्लस ऑक्सीजन गैस है। अब रिएक्टेंट को रिएक्टेंट में लिखना है, प्रोडक्ट को प्रोडक्ट में लिखना है, ये रिएक्टेंट साइड और ये प्रोडक्ट साइड है ना। अच्छा साथ ही साथ मुझे क्या चाहिए, अच्छा C+O2 इक्वेशन 1 में गिव CO2, तो प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड लिख देते हैं। आपको पता होगा कि ये एरो रिएक्शन और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताता है ना, तो मैंने इस साइड प्रोडक्ट लिख दिया। अच्छा अब देखो इक्वेशन 2 माइनस करने का क्या मतलब है, इक्वेशन को माइनस करने का मतलब है कि आप उसे रिवर्स कर रहे हैं, है ना, यानी कि आप रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में लिखेंगे, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में लिखेंगे। इस पॉइंट को कहीं नोट कर लेना। तो अब इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसको मैं रिएक्टेंट साइड लिख रही हूँ, यानी कि CO2 गैस फ्लिप कर दिया मैंने, है ना, और ये रिएक्टेंट है पर मैं इसको कहाँ लिखूंगी, दूसरी साइड, यानी कि CO प्लस हाफ O2। इज इट क्लियर? आपको क्या करना है, आपको अगर माइनस हो रही है इक्वेशन तो आपने उसे फ्लिप करके लिखना है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे CO2 है और यहाँ पे भी CO2 है, तो एक कट जाएगा, क्योंकि जब इधर CO2 आएगा तो माइनस ऑफ CO2 हो जाएगा ना, तो इवेंचुअली वो कट जाएगा। सेम चीजें कट जाती हैं। और अब देखो यहाँ पर आपके पास बचा कार्बन और साथ में बचा O2। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ पर हाफ O2 है तो उसका क्या करूं, तो भाई अगर आपको सिंपल सा भी मैथ आता है, जो आना चाहिए, आप 11th के छात्र हैं, तो हाफ O2 इधर जाके माइनस ऑफ हो जाएगा, तो मैं इसे ऐसे भी लिख सकती हूँ। वैसे इतना दिखाने की जरूरत नहीं होती, बट आप अभी सीख रहे हैं तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। कार्बन सॉलिड O2, अब यहाँ पे ना हाफ O2 हो जाएगा, प्लस का है ना, इधर क्या, इधर आके माइनस का हो जाएगा। और याद करो 1 O2 और हाफ O2, ये 1 O2 है, ये हाफ O2 है, तो ओवरऑल इट विल बी हाफ O2। सिंपल सी कैलकुलेशन है, कार्बन प्लस हाफ O2 विल गिव CO। आई थिंक ये आपको चाहिए। तो इसमें एंथैल्पी कहाँ निकली, एंथैल्पी तो निकली नहीं, मुझे तो एंथैल्पी चाहिए थी, मिल गया ना, मेरे को ये तो चाहिए था रिएक्शन पर, एंथैल्पी कहाँ मिली। द आइडिया इज कि जो काम आप इसकी इक्वेशन के साथ कर रहे हैं ना, वही काम आपको उसकी एंथैल्पी के साथ भी करना है। यानी कि आपने इक्वेशन 1 प्लस करी है, प्लस ही हुआ ना, कोई साइन नहीं है, तो इक्वेशन 1, तो आपको उसके एंथैल्पी को भी प्लस करना है। मैं 1 2 लिख देती हूँ, तो हम लिखेंगे डेल्टा H, Therefore डेल्टा H1, और इक्वेशन 2 को माइनस किया है तो उसकी एंथैल्पी को भी माइनस करना है, माइनस ऑफ डेल्टा H2। वेरी सिंपल, बाकी तो आप समझ ही गए हैं। -393 माइनस एक तो फॉर्मूला का माइनस, एक वैल्यू का माइनस, 283, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 110.5 माइनस का, तो माइनस 110.5 किलो जूल पर मोल, ऑब्वियसली जो उसकी यूनिट थी। तो ऐसे इस क्वेश्चन को करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट हमारे पास, अब एक तरफ चलते हैं। सॉरी, आपको ना 3 रिएक्शन दे रखी है, तो मैं मान लेती हूँ दिस इज इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। आपको 3 इक्वेशन दे रखी है और आपको ना 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, बोला विच वन इज करेक्ट। वैसे ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन काफी आते भी एग्जाम में। दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 10, दिस इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की स्पेलिंग पता नहीं मैंने सही लिखी है कि नहीं, बट कोई बात नहीं, माफ कर देना। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन नंबर 10। जनरली मैं स्पेलिंग्स गलत ही लिखती हूँ, और कई बार बच्चे वैसे तो ज्यादातर बच्चे अच्छे होते हैं, आई मीन सपोर्टिव भी होते हैं, बट कई बार बच्चे ना कमेंट करके कह देते हैं कि अरे यार आपने स्पेलिंग गलत लिख दी, तो पहले माफी मांग लेती हूँ भाई, स्पेलिंग में थोड़ी सी गलत लिख देती हूँ कई बार, वो मेरा प्रॉब्लम है, बट ओवरऑल प्लीज थोड़ा हैंडल कर लेना, ठीक है। चलो, तो आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 वैल्यूज दे रखी है ना, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इक्वेशन में ट्रू बैठेगी। थोड़ा ध्यान से समझो। देखो भाई, C प्लस O2 गिव CO2, C प्लस हाफ O2 गिव CO, CO प्लस हाफ O2 गिव CO2। थोड़ा ना दिमाग लगाओ, तो शांति से क्वेश्चन देखो, घबराओ मत, और देखो कि क्या इन तीनों के बीच में कोई रिलेशन है। ऑब्वियसली है, रिलेशन है तभी तो वो पूछ रहा है ना, तभी वो क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में भी तो वही कर रहा है।
रिलेशन तो है, क्या रिलेशन है थोड़ा सा ऐसे समझो। देखो ये जो लास्ट वाली इक्वेशन है ना, इसमें CO आ रहा है ना CO, ये CO कहाँ से मिला होगा आपको, यहाँ से मिला होगा, तो CO तो मुझे यहाँ से मिल गया। ऑक्सीजन छोड़ो, उसको बाद में देखा करो, और मुझे CO2 भी मिल रहा है जो यहाँ से मिला होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ना ऐसा लग रहा है मुझे कि इन दोनों इक्वेशन को कुछ तोड़ मरोड़ के ही तीसरी इक्वेशन बन रही है। तो पहली दो इक्वेशन को कुछ प्लस माइनस कुछ तो करना पड़ेगा जिसकी वजह से ये आ जाए, ठीक है। अब देखो वैसे ही हम जो करते थे, मेरे को मतलब ये मान लेते हो कि मेरा एम ये है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इन दोनों से ही ये बन रही है। तो देखो मुझे CO चाहिए, CO किस साइड है, उस साइड। अब वही बात है, गलत साइड है ना, मुझे तो इस साइड चाहिए। तो अब देखो अगर आप इन दोनों अच्छा इसको इक्वेशन को वो Z कह रहा है, तो मैं इस इक्वेशन नंबर वैसे कह देती हूँ Z, मतलब इक्वेशन नंबर 3 कह देती हूँ। इक्वेशन नंबर 3 हुई ना ये, तो इक्वेशन नंबर 3 में CO रिएक्टेंट साइड है, जबकि मुझे अगर मुझे इक्वेशन बनानी है, अब देखो इक्वेशन 2 में CO प्रोडक्ट साइड है, तो मुझे गलत साइड दे रखा है ना, तो मैं इक्वेशन माइनस और इक्वेशन 2 कर देती हूँ। O2 को छोड़ दो, वो अपना बैलेंस हो जाता है। CO2 मुझे किधर चाहिए, प्रोडक्ट में। कहाँ है, प्रोडक्ट में ही है, यानी कि सही है, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इक्वेशन 3 आई थिंक इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 में CO है जो मुझे 3 में भी चाहिए, मगर गलत साइड है तो माइनस ऑफ इक्वेशन 2 कर दिया, और CO2 चाहिए जो ऑलरेडी प्रोडक्ट साइड ही है, तो माइनस ऑफ इक्वेशन 1 कर दिया। एक बार देख लेते हैं कि क्या ये बन भी रही है, बात की नहीं, एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। तो माइनस ऑफ इक्वेशन 2, माइनस करने का मतलब माइनस नहीं है, माइनस का मतलब उल्टा लिखना है, उल्टा कर दो, फ्लिप कर दो। तो फ्लिप कैसे करोगे, CO और इधर आएगा कार्बन प्लस हाफ O2, फ्लिप कर दिया ना आपने। अच्छा इसके अलावा आपको इक्वेशन 1 प्लस करनी है, तो प्लस मतलब फ्लिप नहीं करनी, वहीं रखनी है जहां है, यानी कि C प्लस O2। अच्छा साथ में क्या चाहिए, CO2। एक बार चेक करो कि क्या इस इक्वेशन 3 एग्जैक्टली आ भी रही है, नहीं आ रही है। तो भाई CO2, अच्छा सॉरी, कार्बन से कार्बन कैंसिल है ना, O2 है, हाफ O2 उधर जाकर हाफ O2 हो जाएगा, तो ये बनेगा CO प्लस हाफ O2 गिव CO2। यही तो चाहिए आपको, है ना। तो यहां पर आपके पास इक्वेशन नंबर 3 आ रही है, तो यस दिस इक्वेशन इज करेक्ट। जो हमने जो समीकरण बनाया है वो सही बनाया है। अब यही चीज आप इसके डेल्टा H के साथ भी लगा दो, तो डेल्टा H इक्वेशन 3 का डेल्टा H कितना है, Z, तो Z किसके इक्वल है, इक्वेशन 2 का डेल्टा H है Y, पर माइनस करना है इस बार उसको, यानी कि माइनस ऑफ Y, और इक्वेशन 1 के लिए है X, ये आ गया। तो मैं इसे लिख सकती हूँ Z इज इक्वल टू X माइनस Y। देखते हैं अपना इक्वेशन में ये कहाँ फिट, ऑप्शन में कहाँ फिट बैठ रहा है, और Z इज इक्वल टू X माइनस Y, नहीं ये नहीं हो सकता। X इज इक्वल टू Y माइनस Z, x इज इक्वल टू y माइनस, नहीं ये भी नहीं फिट बैठ रहा। x इज इक्वल टू y प्लस z, x आई थिंक ये सही बैठ सकता है, क्योंकि अगर मैं x ऐसे लिख लूं तो y प्लस z, यस, यानी कि मेरा यही ऑप्शन करेक्ट था, ऑप्शन नंबर C। तो थोड़ा सा देखो ट्रिक वही है जो मैंने आपके साथ शेयर की। मेरा दिमाग जैसे चलता है, मैं जैसे करती हूँ, मैं ऐसे ही करती हूँ कि मैं ना उस पर फोकस करती हूँ जो मुझे चाहिए, है ना, और बाकी मेरे इक्वेशन को प्लस माइनस कर लो, और क्रॉस चेक करने के लिए एक बार देख भी लो काट के कि कट रहा है कि नहीं कट रहा है। ओके, तो हेस लॉ के आगे के क्वेश्चन करने के लिए ना हमें थोड़ा सा एंथैल्पी चेंज के बारे में समझना पड़ेगा कि कई बार क्या होता है, रिएक्शंस दी नहीं होती, इक्वेशंस खुद बनानी होती हैं, जैसे एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस भी हैं, तो आपको ना इक्वेशन खुद बनानी है। अब यहाँ पे और स्यापा क्रिएट हो जाता है कि रिएक्शंस आपको नहीं दे रखी है कि आप ये कर लें ट्रिक, तो आपको रिएक्शंस खुद बनानी है। तो थोड़ा समझते हैं कि अलग अलग टाइप की एंथैल्पी चेंज क्या होती है। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे बहुत टाइप की एंथैल्पी चेंज होती हैं, ठीक है, बट मैं सिर्फ हेस लॉ के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट है वही जो हमारे क्वेश्चंस में यूज होने वाली हैं, मोस्टली यूज होती हैं, वो वाली डिस्कस करी जो एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट है। पहला होता है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मतलब एंथैल्पी चेंज फॉर्मेशन में क्या होगा। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, आपको दो बातें याद रखनी है कि जब भी आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का रिएक्शन बनाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, तो भाई हमेशा ना 1 मोल की फॉर्मेशन करनी है, ठीक है, ऑलवेज 1 मोल फॉर्म। एक तो आपको ये याद रखना है 1 मोल ही बनाना है, सब्सटेंस जो फॉर्म हो रहा है उसका मोल 1 होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि जब भी आप किसी सब्सटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल, बेंजीन या व्हाटएवर, कोई भी जब आप सब्सटेंस बनाते हैं तो वो आप उसके एलिमेंट से प्रिपेयर करेंगे जब आप उसका रिएक्शन बनाएंगे, ठीक है। ऑलवेज 1 मोल फॉर्म, ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, ऑलवेज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट, वो अपने एलिमेंट से ही बनता है। अब ये बात ना आपको समझ नहीं आई होगी, ऑब्वियस ही बात है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल समझाती हूँ। मान लो एग्जामिनर ने लिखा है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मीथेन, ये निकालना है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन निकालना है। तो पर आपको तो पता ही नहीं है ना रिएक्शन क्या है, तो पहले रिएक्शन बनाओ। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीथेन अगर मुझे आ गया तो मैं इसका रिएक्शन कैसे बनाऊंगी? देखो मैंने आपको क्या समझाया कि हमेशा 1 मोल की फॉर्मेशन होती है, तो बन कौन रहा है? मीथेन, मतलब मीथेन प्रोडक्ट है, तो मीथेन हमेशा प्रोडक्ट साइड ही आएगा, सिंपल। और कितना मोल लिखना है इसका? अब क्योंकि मुझे हमेशा 1 मोल लिखना है, ये फिक्स है, इसको चेंज नहीं कर सकते आप, आपको हमेशा 1 मोल ही बनाना है, तो आपको यहाँ पे 1 लिखना है, इसको नहीं छेड़ना किसी भी हालत में। जब आप रिएक्शन बैलेंस करेंगे इसको 1 मोल ही रखना है, इसको चेंज नहीं करना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि कंपाउंड हमेशा किससे बनेगा? अपने एलिमेंट से बनेगा। तो मीथेन में क्या क्या है? कार्बन है और हाइड्रोजन है, तो कार्बन सॉलिड फॉर्म में होती है ऑब्वियसली, और हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में होता है, अपना एलिमेंटल फॉर्म है उसका, कार्बन और H2। अच्छा अब आप यहाँ बोले कि चलो मैं 2H ले लूँ, नहीं, क्योंकि हाइड्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म हाइड्रोजन H नहीं है, H2 है ना, इसीलिए मेरे को H2 लेना पड़ेगा। बाकी रिएक्शन को आपको बैलेंस करना पड़ेगा, इसके अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करना है, प्लीज इस बात को ध्यान रखना। तो मुझे 1 कार्बन चाहिए, यहाँ 1 कार्बन है, ठीक है, यहाँ मुझे 4 हाइड्रोजन चाहिए, बट यहाँ तो 2 है, तो मुझे 2 मिल गया, वेरी सिंपल। सिमिलरली लेट्स सपोज कि आपको फॉर्मेशन निकालनी है मीथेनॉल की, मीथेनॉल बोलते हैं CH3OH को, दैट इज मीथेनॉल। अगेन आपने ध्यान रखना है कि जिसकी आप फॉर्मेशन कर रहे हैं वो 1 मोल होना चाहिए, जैसे CH3OH हमेशा 1 मोल लेना है। और एलिमेंट कौन है इसके अंदर? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, पर इसको नहीं छेड़ना, इसको 1 ही रखना आपने, इट शुड बी ऑलवेज 1, है ना, इसको फिक्स कर दिया आपने। अच्छा कहाँ से बनाना है? कार्बन से, ऑब्वियसली कार्बन होगा और हाइड्रोजन होगा, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये इसके एलिमेंट है जो इसमें यूज हो रहे हैं। अच्छा बैलेंस कैसे करेंगे भाई? यहाँ तो 1 कार्बन है तो 1 कार्बन, यहाँ 3 और 1 4 हाइड्रोजन है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 1 ऑक्सीजन है, तो भाई इस तरफ नहीं कुछ चेंज करना, तो इसको हाफ O2 कर दो, क्योंकि फिर वो 1 ऑक्सीजन हो जाएगा। तो ऐसे होती है फॉर्मेशन ऑफ कोई सी भी सब्सटेंस की। अगली हमारे पास जो एंथैल्पी आती है वो आती है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। कंबशन भी बहुत पूछी जाती है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन। देखो जिस भी सब्सटेंस को, अब एंथैल्पी ऑफ कंबशन में भी 2 बातें याद रखनी है, क्या कि जिस भी सब्सटेंस के कंबशन कर रहे हैं वो हमेशा 1 मोल होगा, उसको चेंज नहीं करना, ऑलवेज 1 मोल। किसका 1 मोल? जिस सब्सटेंस को कंबशन कर रहे हैं, जिसको बंद कर रहे हैं, उसका 1 मोल होना चाहिए, ठीक है। तो आपने ये चीज याद रखनी है, हमेशा 1 मोल सब्सटेंस लेना है, बाकी आई थिंक दूसरी कोई जरूरत है नहीं, बस इतना ध्यान रख लेना जिससे हो जाएगा। अच्छा हाइड्रोकार्बन की कंबशन में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, ये बचपन में बताते थे, पर मैं फिर बता देती हूँ कि जब भी कोई हाइड्रोकार्बन, कहीं लिख लेना इस बात को, वैसे तो सब बातों को ही लिखना चाहिए आपको, जब भी कोई हाइड्रोकार्बन की कंबशन होती है तो वहां पे वाटर और CO2 बनता है, वेरी सिंपल। कंबशन में O2 भी लेते हैं, D लेते हैं, O2 लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। जैसे अब मैं एग्जांपल से समझाती हूँ, मान लो आपने करनी है कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन की ही कंबशन करनी है, ले सपोज आपने, तो भाई मीथेन जल रहा है, मीथेन बर्न हो रहा है, तो वो रिएक्टेंट साइड आएगा, इस बार प्रोड्यूस नहीं हो रहा, वो बेचारा खत्म हो रहा है। तो यानी कि आपको मीथेन के कंबशन के टाइम पे आपको मीथेन रिएक्टेंट साइड लेना है, और कितना लेना है? 1 मोल लेना है ना, क्योंकि सब्सटेंस हमेशा यहाँ पर फिक्स कर देते हैं। तो आपने 1 मोल सब्सटेंस ले लिया, यस 1 मोल ले लिया, फिक्स कर दिया इसे। अच्छा अब आपने क्या बनाना है? मीथेन की कंबशन करनी है, तो भाई कंबशन में ऑक्सीजन तो लेनी ही पड़ेगी ना, ऑक्सीजन के बिना तो कंबशन होगी नहीं, जैसे मैंने लिखा है O2, तो मैंने यहाँ पर O2 ले लिया, लेट्स सपोज कितने मोल लेने पड़ेंगे, और ऑब्वियसली हाइड्रोकार्बन की कंबशन से CO2 और वाटर मिलता है, ये याद रख लेना। अब इसको नहीं छेड़ना, बस बाकी जो मर्जी करो, कार्बन 1 है, कार्बन 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है और यहाँ 2 और 2 4 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, वेरी सिंपल, ठीक है। अच्छा मान लो अब ये भी नहीं है कि हमेशा वाटर और CO2 ही बनता है, वो तो डिपेंड करता है किसकी कंबशन कर रहे हैं। जैसे मान लो कंबशन कर रहे हैं हाइड्रोजन की, वो हाइड्रोकार्बन थोड़ी है, तो हाइड्रोजन की कंबशन में कुछ नहीं होगा, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे, यहाँ CO2 नहीं मिल सकती, कार्बन थोड़ी है, तो यहाँ से वाटर ही मिलेगा। ऑब्वियसली इसका 1 मोल फिक्स कर दिया आपने, इसे नहीं छेड़ना। बाकी 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है, यहाँ 2 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, तो इसको तो नहीं छेड़ सकते। हाँ अब आप इसको तो नहीं छेड़ सकते, तो आप यहाँ पे हाफ O2 कर दो, ओके। नाउ एक लास्ट टाइप की, एक इसके अलावा एक और एंथैल्पी होती है जिन्हें बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एंथैल्पी ऑफ भूल गई क्या होता है, दिमाग से निकल गया। एक्चुअली जब आप वीडियो बना रहे होते हो और जब आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो तो दिमाग थोड़ा सा बताइए से भूल जाता है चीजें, ठीक है, तो क्वेश्चन में थोड़ा सा अटक जाता है कई बार दिमाग, इट हैपेंस। चलो तो कहाँ थे हम? एंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गई। नेक्स्ट हमारे पास फेज चेंज, एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज चेंज।
एंथैल्पी ड्यूरिंग फेज चेंज। जब फेज चेंज होगा तो एंथैल्पी में क्या उसके क्या एंथैल्पी लिखेंगे आप, एंथैल्पी इन फेज चेंज, फेज चेंज में एंथैल्पी क्या होगी। ठीक है, अब देखो भाई बहुत सिंपल सी बात है, तीन ही टाइप की एंथैल्पी होती है फेज चेंज में। एक होगी फ्यूजन, मेल्टिंग बोलते हैं जिसको, फ्यूजन या मेल्टिंग भी लिख सकते हैं। एक है वेपराइजेशन और एक है सब्लिमेशन। वेरी सिंपल है ना, तीन ही टाइप के प्रोसेस होंगे, फ्यूजन, वेपराइजेशन और सब्लिमेशन। जब भी आप फेज चेंज करेंगे तो आपने ना सब्सटेंस को चेंज नहीं करना। अच्छा, हमेशा की तरह 1 मोल के लिए लेना है, फॉर 1 मोल, हमेशा 1 मोल के लिए लेना है पहली बात। और ना आपको वहां पर क्या करना है, आपको वहां पर सब्सटेंस चेंज नहीं करना। ये नहीं कि पानी की अल्कोहल बना लिया, ऐसे नहीं होता है। फेज चेंज में मॉलिक्यूल सेम ही रहता है बट उसका फेज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये चीजें चेंज हो जाती है। तो जैसे मान लीजिए आप फ्यूजन कर रहे हैं तो फ्यूजन में आपके पास है वाटर सॉलिड, और वो जब मेल्ट होगा तो भाई वो लिक्विड बन जाएगा। पानी का रहेगा तो पानी ही ना, बड़ी सिंपल बात है, लेना भी 1 मोल है, सिंपल सी बात है। अब वेपराइजेशन में आपको पता है लिक्विड से गैस बनती है, तो वाटर लिक्विड एंड वाटर गैस। और सब्लिमेशन में सॉलिड से गैस बनता है, तो जैसे I2 ले लेते हैं, क्योंकि वाटर नहीं ले रही, क्योंकि वाटर ऑब्वियसली सब्लिमेशन डायरेक्ट नहीं जाता है, पहले लिक्विड स्टेट में जाता है। इसमें I2 का एग्जांपल ले रही हूँ, I2 सॉलिड से I2 गैस। मतलब कहने का मतलब है कि फ्यूजन या किसी भी फेज चेंज में आपको मॉलिक्यूल को चेंज नहीं करना है। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट एंथैल्पी आपके पास आती है एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ये काफी इंटरेस्टिंग है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। देखो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का मतलब है कि कितनी एंथैल्पी चाहिए होगी 1 मोल सब्सटेंस को उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करने के लिए। क्या बोला मैंने, यहां पे क्या करना है, कन्वर्ट 1 मोल सब्सटेंस इनटू गैसियस एटम, उसके गैसियस एटम में कन्वर्ट करना है। मतलब एटम बनाना है, और कौन सा एटम बनाना है, गैस वाला एटम बनाना है। कैसे, लेट्स सपोज कि आप कर रहे हैं हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन, अच्छा हाइड्रोजन अपना एलिमेंटल फॉर्म में गैस ही होता है ऑलरेडी, हाइड्रोजन ऑलरेडी गैस होता है एलिमेंटल फॉर्म में, है ना। तो आपने इसको किस में चेंज करना है, आपने इसको, अच्छा रखना 1 मोल है हमेशा की तरह, और आपने इसको गैसेस एटम में कन्वर्ट करना है। तो हाइड्रोजन 2 है यहाँ पे, तो एक एलिमेंट हाइड्रोजन के 1 मोल में 2 एटम्स आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे 2H आ जाएगा। मतलब आपने इसको सेम रखना है, इसके अकॉर्डिंग ये चेंज करना है। ठीक है, लेट्स सपोज आपके पास है सोडियम, तो सोडियम के एलिमेंटल फॉर्म, सोडियम सॉलिड फॉर्म में होता है सोडियम, और होता भी 1 ही है। तो इसमें अब इसमें 2 नहीं लिख सकते क्योंकि ऑलरेडी 1 है ना, तो सोडियम गैस ये हो जाएगा। लेट्स सपोज आपके पास मीथेन है, मीथेन गैस, तो इसको गैसेस एटम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यहाँ पे कार्बन गैस प्लस 4 हाइड्रोजन गैस। मतलब आपको गैसेस एटम्स में कन्वर्ट करना है जो भी सब्सटेंस दिया होगा, तो इसको बोलते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। ओके, तो कुछ एनसीईआरटी के एक्सरसाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। मैंने यहाँ पे क्वेश्चन जो लिया है दैट इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 13। मैं क्वेश्चन यहाँ पे पोस्ट कर दूंगी, मैं बुक से देख रही हूँ। क्वेश्चन है आपको एक रिएक्शन दे रखी है N2 + 3H2, N2 + 3H2 gives 2 अमोनिया। ठीक है, इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन आपको दे रखा है -92.4, आई थिंक इट इज प्लस नॉट माइनस एक्चुअली, हाँ नहीं माइनस, ये -92.4 किलोजूल पर मोल। क्या बताना है आपको, आपको बताना है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। अब देखो एक रिएक्शन दे रखा है, आपको फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का एंथैल्पी बताना है। अब मैं ये वही क्वेश्चन है जो मैं डिस्कस कर रही थी कि इसमें ना रिएक्शन ही दे रखी है उसने, कि पक्की पकाई खीर नहीं है कि भाई रिएक्शन दे रखी है चल तू निकाल ले, नहीं। इट इज लाइक कि आपको रिएक्शन भी बनानी है और एंथैल्पी भी बतानी है ना। तो क्या चाहिए हमें, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। तो पहले इक्वेशन खुद बनाएंगे। अब मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया है, एक काम करो जल्दी से पॉज लो और खुद इसका रिएक्शन बनाओ, फिर देखो कि आपने सही बनाया कि नहीं। ठीक है, चलो स्टार्ट कर देते हैं। ओके, लेट्स सपोज आपने पॉज ले लिया है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया निकालना है। तो पहले तो रिएक्शन बनाते हैं, भाई किसकी फॉर्मेशन कर रहे हैं, अमोनिया की कर रहे हैं। जब भी फॉर्मेशन करते हैं तो 1 मोल की करते हैं, तो इसको तो 1 रखना है।
अच्छा, अब फॉर्मेशन हमेशा उसके एलिमेंट से होती है, तो यहाँ पे एलिमेंट है नाइट्रोजन जो N2 की फॉर्म में होता है और हाइड्रोजन। पर अब इसको अरेंज कैसे करें, एक नाइट्रोजन है तो यहाँ पे भी एक होनी चाहिए, यहाँ 3 है तो यहाँ पे 3 होनी चाहिए, तो मैंने 3/2 कर दिया। अब आप लोग 3/2 क्यों किया, क्योंकि जब आप इसे काटेंगे ना तो ये 3 ही आ जाएगा, 3 हाइड्रोजन ही आ जाएगी जो आपको चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर 3/2 कर दिया ताकि वो कट जाए। ठीक है, चलो, तो आपको ये चाहिए, तो ये आपका एम है। और दे क्या रखा है, दे रखा है आपको ये, चेक करो कि जो दे रखा है और जो निकालना है क्या उनमें कोई रिलेशन है, एक बार चेक करो। देखो, आपको हाफ N2 चाहिए पर यहाँ तो N2 है, H2 भी चाहिए मतलब अमोनिया भी चाहिए, मतलब आपको रिएक्टेंट में जो चाहिए वो रिएक्टेंट में ही दे रखा है, तो दे तो सही रखा है, बट एक प्रॉब्लम है कि मुझे तो हाफ N2 चाहिए ना, तो पूरा N2 दे रखा है, और यहाँ पे मुझे 1 अमोनिया बनाने पर यहाँ 2 चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखें ना तो ये यहाँ जाके उसने डिवाइड कर दिया है बाय 2, उसने रिएक्शन को 2 से डिवाइड किया है ना, अगर आप ध्यान से समझे तो। और मैंने आपको भी बताया था कि अगर रिएक्शन 2 से डिवाइड होती है तो उसका डेल्टा एच, उसका एंथैल्पी चेंज भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि जो इसका एंथैल्पी चेंज बनेगा वो आएगा -92.4/2, है ना। तो जो भी आंसर आएगा यहाँ पर आइडिया ये है कि डिवाइड करना पड़ेगा 2 से, तो ये आ जाएगा -46.2 किलो जूल ऑब्वियसली। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। अच्छा, एक और क्वेश्चन उठाते हैं, ये है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14, एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। 3 रिएक्शन दे रखी है, निकालना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल। अब देखो मीथेनॉल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे मीथेनॉल की फॉर्मेशन कैसे करेंगे, किसी की भी फॉर्मेशन ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 14। इसमें निकालना क्या है, फॉर्मेशन ऑफ मीथेनॉल निकालनी है, जिसकी भी फॉर्मेशन करनी होती है उसका मोल फिक्स करके 1 लिख लेते हैं, और हमेशा उसको एलिमेंट से ही बनाते हैं, जिसमें एलिमेंट है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, बाकी बैलेंस इस साइड करना है, इस साइड तो फिक्स हो ही गया, 3 और 1 4 यानी कि 2 और ये हाफ। मैंने आपको पहले अभी बताया थोड़ी देर पहले इसका रिएक्शन, तो मैं बता नहीं हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना ये इनके कुछ वो भी है, इनके फिजिकल इनकी फेस भी दे रखे हैं, सॉलिड लिक्विड गैस, मैंने टाइम बचाने के लिए नहीं लिखे, तो प्लीज आप ध्यान रखना कि बुक में इनके फेस भी दे रखे थे वैसे, पर चलो इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है वैसे। तो आपका टारगेट क्या है भाई, ये आपका एम है, दैट इज योर एम, है ना। अब आप इस एम को कैसे अचीव करेंगे, तो ट्रिक क्या कह रही है, मैंने ट्रिक आपसे क्या डिस्कस करी थी, हम कभी भी इस बात पे फोकस नहीं करेंगे कि डाटा क्या दे रखा है, हम इस बात पे फोकस करेंगे कि हमको क्या क्या चाहिए, और जो चाहिए हम वहां से उठाते जाएंगे। जैसे मुझे चाहिए कार्बन, तो कार्बन मुझे किस साइड मिलेगा, यहाँ पे कार्बन मुझे इक्वेशन नंबर 2 में मिल रहा है ना, तो इक्वेशन नंबर 2। और कहाँ चाहिए, रिएक्टर में चाहिए, रिएक्टर में दे रखा है, बिल्कुल सही दे रखा है, तो इक्वेशन नंबर 2। फिर मुझे चाहिए हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ मिलेगा मुझे, इक्वेशन नंबर 3 में। पर एक बात ध्यान देना कि भाई मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, है ना, पर यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, तो मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है, यानी कि इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से, क्योंकि मुझे डबल चाहिए। तो पर मुझे हाइड्रोजन रिएक्टर में चाहिए और रिएक्टर में दे रखा है, तो दे तो सही रखा है बट कम दे रखा है, मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 2 हाइड्रोजन चाहिए, यानी कि +2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन नंबर 3। वेरी सिंपल, ठीक है। मैं इसको 1 2 3 लिख देती हूँ, 1 2 3। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास, अब आप बोलोगे ऑक्सीजन की तो बात ही नहीं कर रहे आप, वो खुद एडजस्ट हो जाएगी, उसके बारे में टेंशन नहीं लेनी। अच्छा, मुझे चाहिए CH3OH, तो CH3OH मुझे कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा इक्वेशन नंबर 1 में। क्या मुझे एक CH3OH चाहिए, हाँ एक ही चाहिए, बड़ी गलत जगह पर है, मुझे इसको प्रोडक्ट में चाहिए और ये रिएक्टेंट में दे रखा है, यानी कि मुझे ऑपोजिट करना पड़ेगा। तो ऑपोजिट करने के लिए क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं इक्वेशन को। तो इक्वेशन एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि मेरा आंसर सही आ रहा है कि नहीं। तो इक्वेशन 2 में अगेन जो रिएक्टेंट में रहेगा, जो प्रोडक्ट में वो प्रोडक्ट में रहेगा। तो इक्वेशन 2 यानी कि कार्बन प्लस हाफ O2, और मुझे प्रोडक्ट में क्या चाहिए, CO2, ठीक है। प्लस ऑफ इक्वेशन 2 टाइम्स इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को पहले तो 2 से मल्टीप्लाई करो। तो भाई ऐसा है, आप खुद सोचो कि अगर ये इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई होगी तो क्या बनेगी, ये बनेगी 2H2 प्लस O2 प्लस 2 वाटर है। ऑब्वियसली जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें ये चेंज आ जाएगा ना। अच्छा, चाहिए मुझे सेम साइड, तो प्लस 2H2 प्लस O2 gives 2 वाटर, और मुझे माइनस ऑफ इक्वेशन 1 करना है, इसका मतलब इक्वेशन 1 को फ्लिप करके लिखना है, फ्लिप। तो यहाँ पे मुझे चाहिए CO2 और यहाँ पे आ जाएगा CH3OH प्लस, मैं नीचे लिख देती हूँ अगर जगह नहीं मिल रही होगी, 3/2
O2। अब जो करता है काट डालो, CO2 से CO2 हो गया, और क्या हो रहा है, ओके और तो कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। अब मुझे यहाँ से क्या क्या मिला, कार्बन 2H2। अब देखो हाफ O2 और हाफ, ये हाफ O2 है और यहाँ O2 है, तो ये दोनों मिलके बना देंगे 3/2 O2, ऐसे होता है शायद, हाँ 3/2 O2। ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है, ओके आई थिंक मैंने कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा गलत उतार लिया था, यहाँ पे हाफ O2 नहीं आएगा, प्लीज ध्यान रखना, यहाँ O2 आएगा, तो C + O2 अब आ जाएगा, ठीक है। तो ये O2 और O2 मिलके हो जाएंगे 2O2, और यहाँ पे आपके पास आएगा 2 वाटर प्लस CH3OH प्लस 3/2 O2। अब भाई सिंपल सी बात है कि यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3/2 O2 है, तो इधर 2 है और इधर 3/2 है, तो जब 3/2 उस साइड आएगा तो ये हो जाएगा 2 - 3/2, यस इसको सिंपली 1.5 लिख देते हैं, तो ये बनेगा 0.5 विच इज हाफ O2, है ना। तो इसको लिख सकते हैं C + 2H2 प्लस हाफ O2 गिव CH3OH प्लस 2 वाटर। तो क्या ये इक्वेशन वो बन गई जो मुझे चाहिए, हाँ बिल्कुल चाहिए। तो मैंने यानी कि इक्वेशन सही बनाया है, जो काम आपने इसकी इक्वेशन के साथ किया है वही काम आपको इसकी एंथैल्पी के साथ भी करना है। यानी कि आप अगर इसे 1 2 3 कह देते हैं 1 2 3, तो आपको इक्वेशन 2 यानी कि इक्वेशन 2 की एंथैल्पी सबसे पहले चाहिए, यानी कि डेल्टा H2, फिर आपने इक्वेशन 3 की एंथैल्पी ली यानी कि ये वाली, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो +2 टाइम्स ऑफ डेल्टा H3 माइनस ऑफ डेल्टा H1। जो काम आपने इसकी रिएक्शन के साथ करना है वही एंथैल्पी के साथ करना है। तो डेल्टा H2, तो डेल्टा H2 यानी कि इक्वेशन सेकंड -393, ये हो जाएगा +2 टाइम्स ऑफ -286 और -726, क्योंकि वो ऑलरेडी माइनस में रखा था, है ना। तो -393, हाँ ये हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास आएगा, मैंने तो ऑलरेडी कर रखा है, -239 239 किलोजूल पर मोल। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 15, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा फंसते हैं। अगर आपने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, हेस लॉ भी पढ़ा है, तो आई एम श्योर कि आप इस बात से एग्री करेंगे, और नहीं पढ़ा है तो फिर आप पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी परेशान करता है, जहाँ तक मुझे समझ आया है। पर चलिए जो भी है, एक रीज़न ये भी है कि इसमें क्वेश्चन नहीं दे रहे कि बनानी पड़ रही है, तो हमें तो खैर आती है बनानी। तो देखो आप मैं रिएक्शन, वैसे मैं क्वेश्चन भी यहाँ पे एक बार पोस्ट कर दूँगी, फिर मैंने लिख भी दिया है, आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है इसका, जो आपका टारगेट है, तो ये आपका एम है, ये तो आपको खैर ऑलरेडी दे रखा है ना। और आपको इसके कॉरेस्पॉन्ड ना इसमें गिवन है कुछ डाटा, और उस डाटा को यूज करके आपको निकालना है। पर प्रॉब्लम ये क्या, रिएक्शन कहीं नहीं दे रखा, तो इसका रिएक्शन बनाने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से देखना, VAP मतलब वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन है CCl4 की। तो वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड से गैस बनता है, तो रिएक्शन कैसे बनाएंगे, CCl4 लिक्विड गिव CCl4 गैस, है ना। अच्छा सिमिलरली ये F मतलब फॉर्मेशन होता है, किसकी फॉर्मेशन कर रहा है वो, CCl4 की फॉर्मेशन कर रहा है। अब ध्यान से देखना कि जब भी आप किसी की फॉर्मेशन करेंगे तो आप हमेशा 1 मोल की फॉर्मेशन करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया भी था, है ना। तो अब 1 मोल की फॉर्मेशन करनी है तो यहाँ CCl4 1 लेना पड़ेगा, और रूम टेम्परेचर वो लिक्विड होता है, तो मैंने ये कर दिया, लिक्विड ले लिया। अच्छा यहाँ पर फॉर्मेशन हमेशा उसके एलिमेंट से होती है, तो कार्बन और क्लोरीन से फॉर्मेशन होगी, तो कार्बन तो एक ही है और 2 क्लोरीन ही होगी, वेरी सिंपल। नाउ नेक्स्ट है ए स्टैंड फॉर एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। किसकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन निकालनी है, सी की, विच इज कार्बन। कार्बन अपनी एलिमेंटल फॉर्म में सॉलिड स्टेट में होता है ऑब्वियसली, और जब आप एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन करते हैं तो आप गैसेस एटम बनाते हैं, यानी कि कार्बन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। 1 है तो 1 ही रहेगा। क्लोरीन की एटमाइजेशन करनी है तो क्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म में गैस होता है, Cl2 गैस, और जब एटमाइजेशन करेंगे तो एटम्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन से वाले एटम, गैस वाले। यहाँ पे इसको 1 करना है, इसको 1 करना है, ये 1 रखना है और ये 1 रखना है, मतलब मैंने आपको पहले डिस्कस किया हुआ आपके साथ। तो आपके पास ये 4 इक्वेशंस आ गई और आपको ये वाली इक्वेशन प्रिपेयर करनी है। आप थोड़ा ध्यान से समझना, टारगेट पे फोकस करो, गिवन है उसको छोड़ दो। तो मुझे CCl4 गैस चाहिए, कहाँ से मिलेगा CCl4 गैस। अच्छा मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 कह देती हूँ। तो ये आप वैसे खुद ही करेंगे, मैं आपको हिंट देके छोड़ रही हूँ कि इक्वेशन नंबर 1
इक्वेशन नंबर CCl4 गैस मुझे कहाँ मिल रहा है, इक्वेशन नंबर 1 में मिल रहा है, पर वो मुझे गलत साइड दे रखा है, मुझे रिएक्टेंट में चाहिए, वो प्रोडक्ट में दे रखा है ना, यानी कि मेरे को उसको फ्लिप करना पड़ेगा, तो माइनस ऑफ इक्वेशन 1 करना पड़ेगा। सिमिलरली मुझे कार्बन गैस चाहिए, कार्बन गैस कहाँ मिलेगी, यहाँ इक्वेशन 3 में मिलेगी, सही साइड दे रखी है, मुझे उससे साइड चाहिए थी, इक्वेशन नंबर 3 प्रोडक्ट में चाहिए थी। 4Cl कहाँ मिलेंगे, यहाँ 2 मिल रहा है, 4 तो यहाँ भी नहीं मिल रहा है, तो एक काम करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पर 4 क्लोरीन चाहिए, डबल चाहिए, तो क्लोरीन मुझे उसे साइड चाहिए, ठीक दे रखा है, यानी कि प्लस ऑफ इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 4। आपको समझ आया मैंने क्या बोला है, आपको 4 क्लोरीन चाहिए, इसीलिए आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपको पहले मैंने समझा रखा है ये बात। अच्छा, अब आपको लगेगा कि यार इक्वेशन नंबर 2 तो कहीं भी यूज नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं तो यूज हो रही होगी। यहाँ पे ना हो क्या रहा है कि हमने देखो, जब मैंने मुझे CCl4 लिक्विड कहीं नहीं चाहिए है ना, पर यहाँ तो लिक्विड आ गया, तो जब आप इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे तो लिक्विड इस साइड आ जाएगा, ऑपोजिट साइड, CCl4 लिक्विड, तो इसको ना कहीं पे मुझे कैंसिल करना पड़ेगा। दोबारा समझो, इक्वेशन 1 में, अच्छा उसी साइड आएगा, अच्छा माइनस है, ठीक है, तो इक्वेशन मुझे ना CCl4 लिक्विड नहीं चाहिए यहाँ पर अपने फाइनल रिएक्शन में, मेरे को तो लिक्विड मिलेगा, तो जब ये लिखेंगे तो ये भी तो आएगा ना कहीं ना कहीं, तो इक्वेशन 1 में CCl4 लिक्विड आएगा, माइनस करने की वजह से वो ऑपोजिट साइड चला जाएगा, तो इधर, तो यहाँ कहीं ना कहीं CCl4 लिक्विड लाना पड़ेगा ताकि आपस में ये कैंसिल हो जाए, और वही CCl4 लिक्विड इक्वेशन 2 में है। अब प्रोडक्ट में तो CCl4 लिक्विड यहाँ है, तो मुझे उसे कहाँ चाहिए, रिएक्टेंट में चाहिए, यानी कि मैं माइन इधर चाहिए मुझे CCl4 लिक्विड, और ये CCl4 मुझे कहाँ मिलेगा, CCl4 गलत लिख दिया, CCl4 लिक्विड कहाँ मिलेगा, 2 में मिलेगा, पर मुझे प्रोडक्ट साइड नहीं चाहिए, मुझे रिएक्टेंट साइड चाहिए, यानी कि मुझे माइनस ऑफ इक्वेशन 2 करना पड़ेगा। आप इसकी एंथैल्पी चेंज निकाल लेना, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ। इक्वेशन वैसे मैंने बना दी है, इक्वेशन बनाने के बाद जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 1304, तो देख लेना आंसर यही आएगा। अब मैंने इतना आपको करवा दिया है, तो आई होप आगे का काम कर ही लेंगे। किलो जूल पर मोल ये आंसर है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मैंने आंसर इसका डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। एक और इसके अंदर पॉइंट दे रखा था, आपको बोला था कि ऑल्सो फाइंड द बॉन्ड एंथैल्पी, आपको CCl की बॉन्ड एंथैल्पी भी निकालनी है, तो एक बार वो देख लो बॉन्ड एंथैल्पी कैसे निकालते हैं। बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ CCl इन CCl4, भाई सिंपल सा हिसाब है, क्या किसी की भी बॉन्ड एंथैल्पी अगर निकालनी हो, बॉन्ड एंथैल्पी एक बॉन्ड की होती है, ठीक है, तो आपको उसकी टोटल एंथैल्पी जो होगी, जो भी इसका डेल्टा एच होगा, उसको नंबर ऑफ बॉन्ड से डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो इसका टोटल जब आपने रिएक्शन करी, जैसे इसमें एंथैल्पी चेंज में आपके पास 1304 आया, अभी मैंने आंसर निकाला, और नंबर ऑफ बॉन्ड कितने यहाँ पे CCl4 में, वैसे तो 4 बॉन्ड है ना, क्योंकि कार्बन 4 क्लोरीन से जुड़ रहा है, तो 4 बॉन्ड हो गए, तो बॉन्ड हुए 4, तो डिवाइड मार दो, यहाँ से आपका आंसर आएगा 326 किलो जूल पर मोल। ये हो गया, बट थोड़ा सा राइटिंग खराब होगी, बट आई थिंक आप समझ जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो खत्म होती है। हेस लॉ मैंने बहुत डिटेल में करवाया है, और सारे आंसर इक्वेशन मैंने इसमें से उठाए हैं, जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सारे कवर किए हैं। अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं तो यू आर गुड टू गो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली आगे। तो आज का लेक्चर फिर यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच।